आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 चैप्टर नंबर फर्स्ट आवर्त बीजी पादपों में जन्म। सबसे पहले आवर्त बीजी पादप की डेफिनेशन क्या है। तो आवर्त बीजी जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। फर्स्ट आवर्त, दूसरा बीजी। आवर्त शब्द का मतलब होता है ढके हुए, बीजी बीज। तो ऐसे पौधे जिनके बीज आवरण युक्त होते हैं या ढके हुए होते हैं उन्हें आवर्त बीजी पादप के नाम से जाना जाता है। कुछ दूसरे टाइप के प्लांट्स भी होते हैं जिनके बीज ढके हुए नहीं होते हैं, उन्हें हम अनावृत बीजी पादप कहते हैं। आवर्त बीजी पादप के अंदर अस्पष्ट प्रकार का पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। यानी इसमें अस्पष्ट पीढ़ी एकांतरण इसलिए बोला है क्योंकि दो प्रकार की पीढ़ियां पाई जाएगी, बीजाणुोद्भिद पीढ़ी और सेकंड पीढ़ी का नाम है युग्मकोद्भिद पीढ़ी। जिनमें से बीजाणुोद्भिद पीढ़ी प्रभावी पीढ़ी होती है जबकि युग्मकोद्भिद पीढ़ी अप्रभावी पीढ़ी होती है। इसलिए इसे अस्पष्ट प्रकार का पीढ़ी एकांतरण बोला जाता है। पीढ़ी एकांतरण इसलिए बोला है क्योंकि इनके जीवन चक्र में बीजाणुोद्भिद पीढ़ी से युग्मकोद्भिद पीढ़ी बनती है और युग्मकोद्भिद पीढ़ी से बीजाणुोद्भिद पीढ़ी का फॉर्मेशन होता है। तो एक तरह से पीढ़ी का हर एक पीढ़ी के बाद एकांतरण होता है, इसलिए इसे पीढ़ी एकांतरण के नाम से जाना जाता है। तो आवर्त बीजी पौधों के अंदर स्पष्ट प्रकार का पीढ़ी एकांतरण मिलेगा जिसमें दो प्रकार की पीढ़ियां होती है, एक बीजाणुोद्भिद पीढ़ी, दूसरी युग्मकोद्भिद पीढ़ी। बीजाणुोद्भिद पीढ़ी द्विगुणित पीढ़ी होती है, 2n पीढ़ी के नाम से भी इसे जाना जाता है। प्रभावी पीढ़ी है, स्पष्ट रूप से जड़, इसमें पौधा जड़ तना पत्ती के अंदर विभेदित होता है। जबकि युग्मकोद्भिद पीढ़ी अगुणित या n पीढ़ी होती है और इसके अंदर ये अप्रभावी पीढ़ी है और इसमें युग्मकों का निर्माण होता है। सेकंड, पौधों में दो प्रकार का जनन पाया जाता है आवर्त बीजी पौधों में। फर्स्ट अलैंगिक जनन, सेकंड है लैंगिक जनन। इस चैप्टर में हम अलैंगिक जनन के बारे में स्टडी करेंगे कि आवर्त बीजी पौधों में अलैंगिक जनन किस प्रकार से पाया जाता है। दोनों की डेफिनेशन, अलैंगिक जनन ऐसा जनन जिसमें केवल एक जनक के द्वारा ही अपने समान संतान उत्पन्न की जाती है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। यानी केवल एक जनक की आवश्यकता होगी, यहाँ दो जनक नर और मादा की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार के जनन को अलैंगिक जनन बोला जाता है। और इस प्रकार के जनन में जो संतानें उत्पन्न होंगी वो आनुवांशिक रूप से पूरी तरह से अपने जनक के समान होती है, इसलिए इन्हें क्लोन कहा जाता है। आनुवांशिक रूप से, आकारिकी रूप से पूरी तरह जैसा जनक होगा वैसी संतान उत्पन्न होगी जिन्हें क्लोन के नाम से जाना जाता है। जबकि लैंगिक जनन के अंदर दो जनक जिनमें से एक नर और दूसरा मादा, इनकी आवश्यकता होती है। दोनों में युग्मक बनते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक। फिर दोनों युग्मकों के मिलने से लैंगिक जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो दोनों में मेन डिफरेंस ये है, यहाँ एक जनक पार्टिसिपेट करता है, यहाँ दो जनक नर और मादा पार्टिसिपेट करते हैं। इससे उत्पन्न संतानें पूरी तरह एज इट इज जनक की कॉपी होती है, जबकि इससे उत्पन्न संतानों में कुछ विविधताएं पाई जाती है। अलैंगिक जनन के अंदर दो प्रक्रियाएं हैं जो अनुपस्थित होती है। ये दोनों प्रक्रियाएं, पहली अर्धसूत्रीय विभाजन है, दूसरी है युग्मक संलयन। यानी दो प्रकार की प्रोसेसेस अलैंगिक जनन के अंदर अनुपस्थित होती है। पहली अर्धसूत्रीय विभाजन, दूसरी युग्मक संलयन। ये दोनों प्रोसेस लैंगिक जनन में पाई जाने वाली प्रक्रियाएं हैं। यानी लैंगिक जनन में अर्धसूत्रीय विभाजन भी पाया जाता है और युग्मक संलयन भी पाया जाता है, लेकिन अलैंगिक जनन में अर्धसूत्रीय विभाजन और युग्मक संलयन अनुपस्थित होता है। इसीलिए अलैंगिक जनन को असंग जनन के नाम से भी जाना जाता है। यानी यहाँ युग्मकों का मिलना नहीं होता है या युग्मक संलयन नहीं होता है, इसलिए अलैंगिक जनन को असंग जनन के नाम से भी जाना जाता है। फिर अलैंगिक जनन के बेसिक दो मेन टाइप्स है। फर्स्ट अनिषेक बीजता और दूसरा वाला टाइप होता है इसका कायिक जनन। दो तरीके से अलैंगिक जनन संपन्न हो सकता है, पहला अनिषेक बीजता है, दूसरा है कायिक जनन।
अब सबसे फर्स्ट टाइप की यदि हम बात करें, अनिषेक बीजता, तो इसे 3 भागों के अंदर हम डिवाइड कर सकते हैं, ए प्लस निषेक प्लस बीजता। ए का मतलब होता है अनुपस्थित, निषेक वर्ड का मतलब है निषेचन, बीजता बीज, यानी अलैंगिक जनन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें निषेचन के बिना बीज का निर्माण होता है उसे अनिषेक बीजता के नाम से जाना जाता है। यानी इसमें निषेचन नहीं होगा, युग्मक आपस में नहीं मिलेंगे, उनके मिलने के बिना ही बीज का निर्माण होगा, उसे अनिषेक बीजता कहते हैं। नाम के अंदर ही इसकी डेफिनेशन है, ए प्लस निषेक प्लस बीजता, यानी निषेचन की क्रिया अनुपस्थित है लेकिन बीज का निर्माण हो रहा है, इस क्रिया को अनिषेक बीजता कहेंगे। सेकेंड अलैंगिक जनन का जो प्रकार है वो है कायिक जनन। अब कायिक जनन के अंदर कायिक जो शब्द है वो बना है काय से, और काय का मतलब होता है शरीर, यानी इस क्रिया के अंदर पौधे के शरीर के किसी भी भाग से नया पौधा बनता है। ऐसा जनन जिसमें पौधे के शरीर का कोई भी भाग उपयोग में आएगा और उससे नया पौधा बनेगा, उसे कायिक जनन बोला जाता है। अब कायिक जनन में ध्यान ये रखना है, यहाँ बीज का उपयोग नहीं किया जाता है, यानी बीज से यदि हम जनन करेंगे, बीज को बोया और पौधा उत्पन्न हुआ तो वो लैंगिक जनन में आएगा, क्योंकि बीज लैंगिक जनन से संबंधित संरचना है। तो ऐसी जनन की प्रक्रिया जिसमें बीज को छोड़कर पौधे के किसी भी भाग से यदि नया पौधा बनता है तो उसे हम कायिक जनन कहते हैं। इसके बाद कायिक जनन के 2 मेन प्रकार है। फर्स्ट टाइप को हम प्राकृतिक कायिक जनन और सेकंड टाइप को कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। इन दोनों के नाम से ही स्पष्ट है। फर्स्ट वाला है प्राकृतिक कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन का मतलब है ऐसा कायिक जनन जो प्रकृति में अपने आप संपन्न होता है, जिसके लिए मानव को कोई भी नई क्रियाएं उस पौधों के अंदर नहीं करनी पड़ती है, या प्राकृतिक रूप से होने वाले कायिक जनन को हम प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। और कृत्रिम कायिक जनन ऐसा जनन जिसे मानव द्वारा संपन्न कराया जाता है, उसे कृत्रिम कायिक जनन के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक कायिक जनन की क्रियाएं कुछ विशेष संरचनाओं के द्वारा संपन्न होती है। जैसे पहले ही संरचना है तने द्वारा, यानी प्राकृतिक कायिक जनन कुछ विशेष संरचनाओं पौधे के विशेष भागों द्वारा संपन्न होगा, जिसमें पहला भाग है तना। अब तने के अंदर क्या होता है, जो पौधा है, कुछ पौधों में तने के अंदर रूपांतरण होते हैं, उन रूपांतरण से कुछ विशेष संरचनाएं बनती हैं और उन संरचनाओं से नए पौधे का विकास होता है। जैसे इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल है अदरक। अदरक में तने का रूपांतरण होगा और उससे किसका निर्माण होगा, प्रकंद का, और उस प्रकंद से फिर नए पौधे का निर्माण होगा। दूसरा एग्जाम्पल है आलू के अंदर कंद। आलू में तने से कंद का निर्माण होता है, इस कंद से नए पौधे का निर्माण होगा। तीसरा एग्जाम्पल है लहसुन। लहसुन में तने के रूपांतरण से शल्क कंद बनते हैं और इन शल्क कंदों से फिर नए लहसुन के पौधे का विकास होता है। चौथा एग्जाम्पल है अरबी। अरबी के पौधे में तने के रूपांतरण से घनकंद का निर्माण होगा और इस घनकंद से फिर नए पौधे का निर्माण होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है पुदीना। इसमें तने के रूपांतरण से अंतः भूविस्तारी संरचना बनती है और इस अंतः भूविस्तारी संरचना से नया पुदीना का पौधा बनता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी के अंदर तने के रूपांतरण से भूविस्तारी संरचना बनती है और इस भूविस्तारी संरचना से फिर नए पौधे का निर्माण होगा। और लास्ट तने के एग्जाम्पल में घास। घास के अंदर ऊपरी भूविस्तारी
तने का रूपांतरण होगा, तने के रूपांतरण से ऊपरी भूस्थानीय स्ट्रक्चर बनेगी और उस स्ट्रक्चर से फिर नए पौधे का निर्माण होगा। तो फर्स्ट टाइप है प्राकृतिक कायिक जनन में तने के द्वारा नए पौधे का विकास होना। इसमें विभिन्न पौधों में तना रूपांतरित होकर ये निम्न संरचनाएं बनाता है और इन संरचनाओं से फिर किसका विकास होता है, नए पौधे का विकास होगा। तो तने के द्वारा होने वाला प्राकृतिक कायिक जनन है। सेकंड प्राकृतिक कायिक जनन की क्रिया जो है वो जड़ द्वारा संपन्न होती है। यानी यहां जो कायिक जनन है वो कौन सी संरचना से संपन्न होगा, जड़ संरचना से। जड़ द्वारा में कुछ पौधे जैसे नीम, चमेली, शीशम, इन पौधों में डायरेक्ट जो जड़ है उसके कोई भाग वृद्धि करता है और उस भाग के वृद्धि होने से नए पौधे का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन कुछ पौधे जैसे शकरकंद और एस्पेरेगस, दो पौधे हैं, एक शकरकंद और एक का नाम है एस्पेरेगस। इन पौधों में डायरेक्ट जड़ से नया पौधा नहीं बनेगा। इनमें पहले जड़ कंदीय मूल के अंदर चेंज होती है। इनमें जड़ें कंदीय मूल बनाती है। इस कंदीय मूल से अपस्थानिक कलिकाएं निकलती हैं। कंदीय मूल बनेगी, कंदीय मूल से अपस्थानिक कलिकाएं निकलेंगी और ये अपस्थानिक कलिकाएं नए पादप का निर्माण करेगी। तो यहाँ इन पौधों के अंदर डायरेक्ट जड़ के द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन होगा और उससे नया पौधा बनेगा। जबकि शकरकंद एस्पेरेगस के अंदर पहले जड़ कंदीय मूल में चेंज होती है या कंदीय मूल प्रकार की जड़ पाई जाती है जिससे अपस्थानिक कलिकाएं बनती हैं और उन अपस्थानिक कलिकाओं से नए पौधे का निर्माण होता है। तो ये सेकंड मेथड है प्राकृतिक कायिक जनन का, जिसमें जड़ के द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन की क्रिया संपन्न होती है। थर्ड जो प्राकृतिक कायिक जनन है वो पत्तियों द्वारा संपन्न होता है। यानी प्राकृतिक कायिक जनन में तीसरी जो प्रोसेस है, तीसरा प्रकार है वो है पत्तियों द्वारा। पत्तियों द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन दो पौधों में पाया जाता है। पहला पत्थर चट्टा और दूसरे पौधे का नाम है बिगोनिया। पत्थर चट्टा जो पादप है इसे ही हम ब्रायोफिल्लम भी कहते हैं। अब इन दोनों पौधों के अंदर डिफरेंस ये है, पत्थर चट्टा या ब्रायोफिल्लम में पत्ती जो है उसके किनारों पर, जैसे पत्ती के किनारे हैं तो यहाँ पर कलिकाएं बनेंगी और ये पत्ती फिर पौधे से टूटकर अलग हो जाएगी, जमीन पर गिर जाएगी और फिर इन कलिकाओं के द्वारा नए पौधे का निर्माण होगा। इस प्रकार का पत्तियों द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन पत्थर चट्टा या ब्रायोफिल्लम में मिलता है। जबकि बिगोनिया पौधे के अंदर पत्ती का जो पर्णवृंत है या मध्य शिरा जो है, इस वाले भाग में कुछ कलिकाएं उत्पन्न होती हैं और इन कलिकाओं, ये पत्ती पेड़ से टूटकर अलग होगी और फिर नए पौधे का निर्माण करेगी। तो दोनों के अंदर कुछ डिफरेंस है। इसमें पत्ती की सतह पर कलिकाएं बनती हैं, फिर पत्ती टूटकर नीचे जमीन पर गिर जाएगी पत्थर चट्टा ब्रायोफिल्लम में और नया पौधा बना देगी। जबकि बेगोनिया पौधे के अंदर जो पर्णवृंत है, ये डंठल वाला जो भाग है, यहाँ पर कलिकाएं बनती है या जो शिराएं हैं, ये जो शिराएं पाई जा रही है यहाँ पर कलिकाओं का निर्माण होगा और फिर पत्ती टूटकर जमीन पर गिरेगी और नए पौधे का निर्माण करती है। तो तीसरे प्रकार का जो जनन है प्राकृतिक कायिक जनन, वो पत्तियों के द्वारा पाया जाता है। प्राकृतिक कायिक जनन का चौथा जो टाइप है वो है जननांगों द्वारा। यानी कुछ पौधों में विशेष प्रकार के जनन अंग बनते हैं और ये विशेष जनन अंग नए पौधों को उत्पन्न करते हैं। इन विशेष जननांगों, इन पौधों के अंदर जैसे इसका एग्जाम्पल है एक रामबांस और दूसरे पौधे का नाम है रतालू। इन पौधों में पुष्प कलिकाएं नहीं बनती हैं।
पुष्प कलिकाएं एब्सेंट होंगी। पुष्प कलिकाओं के स्थान पर इनमें विशेष प्रकार की संरचनाएं बनती हैं। इन संरचनाओं को बुलबिल कहा जाता है। इन पौधों में रामबांस, रतालू, पुष्प कलिकाओं का निर्माण नहीं होगा। इन पौधों में इनके स्थान पर कुछ विशेष प्रकार की संरचनाएं बनेंगी जिन्हें बुलबिल कहते हैं, और इन बुलबिल संरचनाओं के द्वारा फिर नए पौधे का निर्माण होता है। तो प्राकृतिक कायिक जनन चार प्रकार से या चार संरचनाओं के द्वारा संपन्न होता है। पहला तने द्वारा, दूसरा जड़ द्वारा, तीसरा पत्तियों द्वारा और चौथा है जन्नांगों द्वारा। इसके बाद कायिक जनन का सेकंड टाइप है कृत्रिम कायिक जनन। कृत्रिम कायिक जनन की डेफिनेशन हम पहले पढ़ चुके हैं कि कायिक जनन के अंदर ऐसा कायिक जनन जो मानव के द्वारा संपन्न कराया जाता है उसे कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कृत्रिम कायिक जनन। इससे पहले प्राकृतिक कायिक जनन के बारे में हमने पढ़ा था। तो कृत्रिम कायिक जनन, सबसे पहले इसकी परिभाषा एक बार फिर से, ऐसा कायिक जनन जिसमें मानव द्वारा कुछ विधियों का उपयोग करके कायिक जनन कराकर नए पौधे प्राप्त किए जाते हैं उसे कृत्रिम कायिक जनन के नाम से जाना जाता है। यानी मानव के द्वारा जो कायिक जनन कराया जाएगा उसे कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। कृत्रिम कायिक जनन की प्रमुख रूप से तीन विधियां हैं, जिसमें फर्स्ट विधि को कर्तन, सेकंड विधि को दाव लगाना और थर्ड विधि को रोपण बोला जाता है। तीन विधियों द्वारा कृत्रिम कायिक जनन को संपन्न किया जाता है। कर्तन विधि में दो प्रकार से कर्तन काम में लिए जाते हैं, एक स्तंभ कर्तन, एक मूल कर्तन यानी तने को काटकर उपयोग में लिया जाता है, दूसरा मूल कर्तन जड़ को काटकर उपयोग में लिया जाता है। दाव लगाना जो विधि है उसमें भी उसके भी दो प्रकार हैं, एक टीला दाव, एक वायु दाव या गुट्टी। और रोपण विधि जो है उसके चार प्रकार होते हैं। फर्स्ट को जिब्या रोपण बोलते हैं, सेकंड को फज्जर रोपण, थर्ड को किरीट रोपण और फोर्थ को कलिका रोपण। अब सबसे पहले स्तंभ कर्तन की बात करें तो इस विधि के अंदर पौधे के तने या स्तंभ के कटे हुए भाग को, पौधे की तना स्तंभ काट लेते हैं, उस कटे हुए भाग को जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता है और उससे नया पौधा प्राप्त किया जाएगा। नाम के अंदर ही है स्तंभ कर्तन, यानी ऐसी विधि जिसमें पौधे के तने या स्तंभ को काटकर जमीन में गाड़कर उससे नया पौधा प्राप्त करते हैं, स्तंभ कर्तन विधि कहलाती है। इसके एग्जाम्पल फर्स्ट गन्ना, सेकंड अंगूर, तीसरा गुलाब। इसमें तने या स्तंभ को काटकर उसके कुछ भाग को काटकर उसे उगाया जाता है जमीन में, जिससे नया पौधा प्राप्त होगा। अब स्तंभ कर्तन में कुछ कारक हैं जो इस स्तंभ कर्तन विधि को प्रभावित करते हैं। पहला प्रवर्त की लंबाई, यानी हमने पेड़ में से जो भाग काटा है, जैसे ये कोई वृक्ष का भाग है, इसमें यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा हमने काटा है, तो ये भाग जो है, जो कटा हुआ भाग है, इसकी लंबाई, इसे प्रवर्त की लंबाई बोला जाता है। सेकंड मात्र पादप की आयु, जिस पौधे से वो स्तंभ का भाग काटा गया है उसकी आयु कितनी है, वो इस विधि को प्रभावित करती है। तीसरा रोपण के समय वातावरण, जब हमने उस कटे हुए भाग को रोपा है तो वो वातावरण उस पौधे के अनुकूल है या नहीं है, यह कारक भी स्तंभ कर्तन विधि द्वारा कायिक जनन को प्रभावित करता है। तो तीन कारकों द्वारा स्तंभ कर्तन को प्रभावित किया जाता है। फर्स्ट प्रवर्त की लंबाई, सेकंड मात्र पादप की आयु, थर्ड रोपण के समय वातावरण। सेकंड विधि मूल कर्तन। मूल कर्तन में भी नाम में है, इस विधि के अंदर जड़ का कोई भाग काटकर और उसे जमीन में गाड़ दिया जाता है और उससे नया पौधा प्राप्त होता है। अब इस विधि के अंदर ध्यान ये रखा जाता है कि जड़ के कटे हुए भाग को लंबवत स्थिति में लगाया जाता है। जड़ का जो भी भाग है उसे ऊर्ध्व स्थिति में या लंबवत स्थिति में लगाया जाएगा, जिससे उस पर उपस्थित जो अपस्थानिक कलिकाएं हैं उनसे नए पौधे का विकास हो सके। और मूल कर्तन विधि का उपयोग नींबू, अमरूद, सेब और चेरी, इन चार प्रकार के पौधों के अंदर मूल कर्तन विधि के द्वारा कृत्रिम कायिक जनन को प्रेरित किया जाता है। तो सबसे फर्स्ट मेथड है कर्तन, दो भागों के अंदर उसे बांटा है, स्तंभ कर्तन और मूल कर्तन। स्तंभ कर्तन के एग्जाम्पल गन्ना, अंगूर, गुलाब, जबकि मूल कर्तन के एग्जाम्पल नींबू, अमरूद, सेब और चेरी होते हैं। इसके बाद जो कायिक जनन की दूसरी विधि है उसका नाम है
दाब लगाना। दाब लगाना विधि के अंदर सबसे पहले हमें ध्यान ये रखना है कि इस विधि में स्तंभ या शाखा को मुख्य पादप से अलग किए बिना ही अपस्थानिक जड़ों के निर्माण को प्रेरित किया जाता है। यानी जो भी स्तंभ या शाखा है वो मूल पादप पर लगी रहेगी और उसको पादप पर लगे हुए ही उसमें अपस्थानिक जड़ों का निर्माण कराया जाता है। और जब उसमें अपस्थानिक जड़ों का निर्माण हो जाएगा उसके बाद उस भाग को काटकर पौधे से अलग कर लेते हैं और उसे जमीन में उगाकर नया पौधा प्राप्त कर लेते हैं। दाब लगाना विधि के भी 2 प्रकार हैं। फर्स्ट टीला दाब, दूसरा वायु दाब या गुट्टी। टीला दाब विधि के अंदर तने की झुकी हुई शाखा को जमीन में दबाया जाता है। यानी ये जो विधि है ये प्रमुख रूप से छोटे पौधों के अंदर उपयोगी है। इस विधि का उपयोग छोटे पौधों में किया जाता है। जैसे छोटा पौधा है, इसकी कोई शाखा जमीन के नीचे है, जमीन के पास उपस्थित है, तो इसको जमीन के अंदर इस तरह से गाड़ दिया जाएगा। तो ये जो विधि है इसे हम टीला दाब कहते हैं। तने की कोई झुकी हुई शाखा उसको जमीन के अंदर दबा दिया जाता है। अब जमीन के अंदर दबाते समय ध्यान यह रखा जाता है कि एक से अधिक पर्व संधियां जमीन में दबी रहे। यानी जो 9 पर्व संधियां हैं वो एक से ज्यादा मात्रा में जमीन के अंदर दबी हुई होनी चाहिए और शाखा का शीर्ष भाग जमीन के ऊपर हो। से शाखा है इसका शीर्ष भाग किसके ऊपर उपस्थित होना चाहिए? जमीन के ऊपर। पर्व संधियां एक से ज्यादा होनी चाहिए जमीन के अंदर। ये पर्व संधियां हैं, ये एक से अधिक मात्रा में जमीन के अंदर दबी होनी चाहिए और पौधे का जो स्तंभ का जो अपन लगा रहे हैं उसका शीर्ष भाग जो है जमीन के ऊपर उपस्थित होना चाहिए। शाखा का जो भी शीर्ष भाग है वो जमीन के ऊपर हो। अब कुछ समय बाद जमीन में जो गड़ी हुई शाखा है उससे अपस्थानिक जड़ें निकलती है। ये जो शाखा जिसको हमने जमीन में लगाया है, गाड़ा है, इससे अपस्थानिक कलिका, अपस्थानिक जड़ों का निर्माण होगा। जब इसमें अपस्थानिक जड़ों का निर्माण हो जाएगा तो इस भाग को काटकर हम अलग कर लेते हैं और इसे उगाकर फिर नया पौधा प्राप्त करते हैं। इस विधि को हम टीला दाब विधि कहते हैं और इसके एग्जाम्पल है चमेली, सेकंड है मोगरा। चमेली के पौधे के अंदर इस विधि का उपयोग करते हैं, मोगरा जो पादप है उसके अंदर इस विधि का उपयोग करेंगे। और छोटे पौधों के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है क्योंकि छोटे पौधों की जो शाखाएं हैं वो जमीन के पास में उपस्थित होती है, इसलिए उसकी जो शाखा जमीन के पास है उसको नीचे जमीन के अंदर गाड़ देते हैं, शीर्ष भाग बाहर रखते हैं। गाड़ते समय ये याद रखना है कि इसमें कुछ पर्व संधियां उपस्थित होनी चाहिए जिनसे कि अपस्थानिक जड़ें निकल सके। जब अपस्थानिक जड़ें निकल जाएंगी तो जड़ें निकलने के बाद इस भाग को काट कर हम अलग कर लेते हैं, यहाँ से काट लेंगे और इसके बाद इससे नए पौधों को प्राप्त किया जाता है। एग्जाम्पल चमेली और मोगरा है। सेकंड है वायु दाब या गुट्टी विधि भी उसे बोला जाता है। वायु दाब या गुट्टी विधि का उपयोग वृक्षों के लिए किया जाता है। जो बड़े आकार के जो पौधे हैं जिनके भाग जमीन के नीचे संपर्क में नहीं है उन वृक्षों के अंदर वायु दाब विधि का उपयोग किया जाएगा। इस विधि के अंदर क्या करते हैं हम, जैसे एक ब्रांच ये है, दूसरी किसी बड़े वृक्ष की ब्रांच ये है, तो ये वाली जो ब्रांच है इसमें शाखा की छाल को हटा देते हैं। जैसे मोटी शाखा है, इस मोटी शाखा के यहाँ से छाल को हटा दिया जाएगा। छाल को हटाने के बाद इसके ऊपर हम कोई मॉस, गीली रुई या गीली मिट्टी जो है वो इसके ऊपर लपेट देते हैं। यानी यहाँ पर रुई, जैसे हमने रुई का यूज किया, छाल को हटाने के बाद यहाँ पर रुई को, गीले कपड़े को या गीली मिट्टी को लपेट दिया जाता है। और ये जो भाग है जिसको हमने छाल को हटाकर उस पर रुई, गीली मिट्टी या मॉस को लपेटा है, इसे गुट्टी के नाम से जाना जाता है। इसीलिए इस विधि को हम गुट्टी विधि भी बोलते हैं। इसके बाद इस गुट्टी पर ऊपर वाली जो ब्रांच है उस ब्रांच पर एक बर्तन लगा देते हैं मिट्टी का कोई, और उससे बूंद बूंद करके पानी को डाला जाता है जिससे कि ये भाग नम बना रहे, इसकी नमी में कोई भी कमी नहीं आए। इसलिए ऊपर वाली ब्रांच से मिट्टी का कोई बर्तन लगाकर उसमें से बूंद बूंद इस गुट्टी वाले भाग पर डाला जाता है। जब ये क्रिया अपनाई जाती है तो लगभग 4 से 6 सप्ताह बाद
इस गुट्टी वाले भाग से जड़ों का विकास हो जाता है। तो गुट्टी वाले भाग से जड़ों का विकास हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ से इस भाग को अलग कर लिया जाता है और इसे जमीन में बोकर नया पौधा प्राप्त कर लेते हैं। तो बड़े आकार के जो वृक्ष हैं, जो जमीन के संपर्क में जिनकी शाखाएं नहीं है, उनके अंदर हम वायुदाव या गुट्टी विधि का उपयोग करते हैं। थर्ड विधि जो कृत्रिम कायिक जनन के अंदर उपयोग में ली जाती है, उसे रोपण कहा जाता है। अब रोपण विधि के अंदर करते क्या है, दो शब्द इसके अंदर यहाँ लिखे हुए हैं, फर्स्ट कलम, सेकंड है स्तंभ। कलम अच्छी किस्म के किसी पादप का वह हिस्सा होता है जिसका रोपण किया जाता है। कलम की डेफिनेशन है अच्छी किस्म के पादप का वह हिस्सा जिसका रोपण किया जाता है, उस हिस्से को कलम कहा जाता है। दूसरा भाग है इसमें, इस विधि में एक स्कंद निम्न गुणों वाला पादप होता है जिस पर हम कलम को लगाते हैं। निम्न गुणों वाला ऐसा पादप है जिस पर कलम को लगाया जाएगा, उसे स्कंद कहेंगे। जैसे एक पौधा है ये, इस पौधे पर हमने स्कंद कलम को लाकर लगाया है, ये वाला जो हिस्सा है ये कलम है। तो अच्छी किस्म के पादप का वह हिस्सा जिसका रोपण किया जा रहा है, इसका हमने रोपण किया है, तो इसे बोला जाएगा कलम। और जिस पौधे के ऊपर इस कलम को लगाया गया है उसे स्कंद के नाम से जाना जाता है। तो कलम और स्कंद का उपयोग इसके अंदर किया जाएगा। इन दोनों को जोड़ते समय, स्कंद पर कलम को जोड़ते समय यह ध्यान रखा जाता है कि इन दोनों का एधा या कैम्बियम आपस में कांटेक्ट में रहे, यानी कलम की एधा और स्कंद की एधा दोनों आपस में कांटेक्ट में रहे, जिससे कुछ समय बाद दोनों की कैम्बियम या एधा आपस में जुड़ जाती है। जब कैम्बियम या एधा आपस में जुड़ेंगे तो इन दोनों पौधों के संवहन ऊतक भी आपस में जुड़ जाते हैं। जब कैम्बियम एधा जुड़ते हैं, उसी का एक टाइप है कैम्बियम एधा संवहन ऊतक में, तो एक एधा या कैम्बियम के जुड़ने पर संवहन ऊतक, दोनों पौधों के संवहन ऊतक एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, जिससे कि हमें एक नए अच्छे गुणों वाला पौधा प्राप्त हो जाता है। इस विधि का उपयोग गुलाब, आम, अमरूद और सेब, यानी जो व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पादप है, उन पौधों के अंदर इस विधि का उपयोग किया जाता है। इस रोपण विधि के भी कुछ प्रकार हैं, जैसे जिव्यारोपण, फर्स्ट टाइप को हम जिव्यारोपण बोलते हैं, सेकंड टाइप को फच्चर रोपण, थर्ड टाइप को किरीट रोपण और फोर्थ टाइप को बोला जाता है कलिका रोपण। इन चार प्रकार से इस रोपण विधि को संपन्न किया जाएगा, जिन्हें हम अभी आगे स्टडी करेंगे कि जिव्यारोपण क्या होता है, फच्चर रोपण क्या है, किरीट रोपण क्या होता है और कलिका रोपण क्या होता है। रोपण की जो विधियां हैं, उनमें चार प्रकार की विधियां हैं रोपण की। सबसे फर्स्ट जिव्यारोपण, फच्चर रोपण, किरीट रोपण, चौथी विधि का नाम है कलिका रोपण। जिव्यारोपण में स्कंद और कलम समान मोटाई के स्तंभ होते हैं। ये स्कंद वाला भाग है, ये कलम वाला भाग है, दोनों समान मोटाई के स्तंभ है। स्कंद में और कलम में वी आकार का चीरा लगाया जाता है। जैसे स्कंद है, इसमें थोड़ा तिरछा वी आकार का चीरा लगाया जाता है और फिर उसके बाद कलम और स्कंद को आपस में कसकर धागे की सहायता से बांध दिया जाता है। इस विधि को हम जिव्यारोपण बोलते हैं। सेकंड विधि का नाम है फच्चर रोपण। फच्चर रोपण में भी स्कंद और कलम समान व्यास के होते हैं, यानी इनका जो व्यास है स्कंद का और कलम का व्यास समान पाया जाएगा। इसमें स्कंद में वी आकार का चीरा लगाते हैं। यहाँ जो स्कंद है उसमें इस तरह से वी आकार का चीरा लगाया जाता है, जबकि ये इस विधि में इस स्कंद के अंदर इस तरह से थोड़ा तिरछा वी आकार का चीरा लगाया जाता है। फिर स्कंद और कलम को आपस में जोड़कर, यहाँ भी वही स्कंद और कलम वाले भाग को आपस में जोड़ दिया जाएगा, जोड़कर बांध दिया जाता है। तीसरी विधि
किरीट या मुकुट रोपण, इसमें स्कंद की मोटाई कलम से कई गुना अधिक होती है। जैसे स्कंद वाला भाग, स्कंद की मोटाई कलम की तुलना में कई गुना अधिक है, बहुत ज्यादा मोटा भाग है, जबकि कलम की जो मोटाई है वो बहुत पतली है। इसलिए इसमें एक स्कंद पर अनेक कलमों को लगाया जाता है। जैसे एक स्कंद है, इस पर अनेक कलमों को लगाया गया है। चौथी विधि कलिका रोपण। इस विधि के अंदर स्कंद वाले भाग में जो छाल है उसमें टी आकार का चीरा लगाया जाता है। ये स्कंद वाला पोर्शन है, इस पोर्शन के अंदर टी आकार का चीरा लगाया जाएगा। उसके बाद इसमें कलम को जोड़ दिया जाता है और कलम को जोड़कर फिर इस भाग को इनको आपस में बांध दिया जाता है, जिससे कि दोनों भागों के कैम्बियम वगैरह संपर्क में आ जाते हैं, संबंध ऊतक संपर्क में आ जाते हैं और पौधा उनके ऊपर वृद्धि करने लग जाता है। चार तरह की विधियां हैं जो रोपण के अंदर जिनको रखा गया है। फर्स्ट जिब्या रोपण, तच्चा रोपण, किरीट या मुकुट रोपण और फोर्थ कलम रोपण। अभी तक हमने अपराधबीजी पौधों में अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ा था। थोड़ा सा इसमें लैंगिक जनन के बारे में हमें डिस्कस करना है। जैसे सबसे पहले अपराधबीजी पौधों के अंदर जो लैंगिक जनन है वह पुष्प द्वारा संपन्न होता है। यानी अपराधबीजी पौधों में लैंगिक जनन की क्रिया पुष्प के द्वारा, पुष्प के माध्यम से संपन्न होती है। सेकंड, पुष्प एक प्रकार का रूपांतरित प्ररोह होता है। प्ररोह बोलते हैं तने को, तने के अंदर मॉडिफिकेशन होगा, रूपांतरण होगा, जिससे पुष्प का निर्माण होगा। फिर इस पुष्प के अंदर लैंगिक जनन की क्रिया संपन्न होती है। पुष्प की संरचना के बारे में हम यदि बात करें तो सबसे पहले पुष्प में सबसे नीचे की तरफ एक डंठल के समान संरचना पाई जाती है, जिसे पुष्प व्रंत के नाम से जाना जाता है। पुष्प एक व्रंत पर लगा होता है, एक डंठल के समान संरचना पर लगा होता है, जिसे पुष्प व्रंत कहते हैं। फूल जिस डंठल के समान संरचना से पौधे से जुड़ा होगा उसे पुष्प व्रंत के नाम से जाना जाता है। पुष्प व्रंत का शीर्ष जो भाग है वो चौड़ा होकर, ये पुष्प व्रंत है, इसका शीर्ष भाग चौड़ा होकर पुष्पासन का निर्माण करता है। व्रंत आगे की तरफ थोड़ा चौड़ा हो जाता है और उसके चौड़े होने से जो स्ट्रक्चर बनती है उसे पुष्पासन कहते हैं। थर्ड, एक जो प्रारूपिक पुष्प है उसके अंदर प्रमुख रूप से चार भाग पाए जाते हैं। इसमें पहले भाग को बाह्यदल पुंज, दूसरे को दलपुंज, तीसरे को पुमंग और चौथे भाग को जायांग कहा जाता है। और ऐसे पुष्प जिनमें चारों भाग उपस्थित हों, बाह्यदल पुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग, चारों भाग जिस पुष्प के अंदर पाए जाते हैं, जिस प्रकार के पुष्पों में पाए जाते हैं, उन्हें पूर्ण पुष्प कहा जाता है। ऐसे पुष्प जिनमें पुष्प के सभी आवश्यक चारों भाग उपस्थित हो उन्हें पूर्ण पुष्प कहते हैं। पूर्ण पुष्प के एग्जाम्पल सरसों और मटर है। पूर्ण पुष्प इसके एग्जाम्पल है, एक सरसों और सेकंड है मटर। ऐसा पुष्प जिसके अंदर कोई भी एक भाग, दो भाग अनुपस्थित हो उन्हें अपूर्ण पुष्प के नाम से जाना जाता है। यानी चारों में से कोई भी एक या दो भाग अनुपस्थित होते हैं उन्हें हम अपूर्ण पुष्प कहते हैं। अपूर्ण पुष्प के एग्जाम्पल लौकी और पपीता होते हैं। तो पूर्ण और अपूर्ण में सीधा सा डिफरेंस ये है कि चारों भाग उपस्थित है पुष्प में तो उसे पूर्ण पुष्प कहा जाएगा, यदि चारों में से कोई भी एक भाग अनुपस्थित है तो उसे अपूर्ण पुष्प के नाम से उसको जाना जाता है। अब चार भाग जो है, सबसे पहला भाग है बाह्यदल पुंज। बाह्यदल पुंज को हम कैलिक्स में बोलते हैं, CALYX, कैलिक्स के नाम से भी इसे जाना जाता है। फूल जो है उसके नीचे पत्ती, जो फूल की जो पत्तियां हैं उसके नीचे हरी सी जो पत्तियां लगी हुई रहती है उसे ही हम बाह्यदल पुंज कहते हैं। यह सबसे बाहरी चक्र होता है, पुष्प का जो सबसे बाहरी चक्र है बाह्यदल पुंज, यह पुष्प का सबसे बाहरी चक्र है और अनेक बाह्यदलों के मिलने से
बाह्यदल पुंज का निर्माण होता है। बहुत सारे बाह्यदल आपस में मिल जाते हैं और उनके आपस में मिलने से बाह्यदल पुंज का निर्माण होगा। सेकंड जो पुष्प का भाग है उसे दल पुंज के नाम से जाना जाता है। और यह पुष्प का दूसरा चक्र है जो दलों से या पंखुड़ियों से मिलकर बना होता है। जो पंखुड़ी है उन्हें ही हम दल कहते हैं, और जब बहुत सारी पंखुड़ियां आपस में मिल जाती हैं, यानी इसका निर्माण किससे होगा? पंखुड़ियों या दलों से। तो सभी दल आपस में मिलकर या पंखुड़ियां आपस में मिलकर दलपुंज का निर्माण करती है। तीसरा जो भाग है पुष्प का उसे पवंग के नाम से जाना जाता है। यह दलपुंज के अंदर उपस्थित होता है। पहली विशेषता इसकी ये है, पवंग की जो स्थिति है वो दलपुंज के अंदर की तरफ पाई जाएगी। ये पवंग है, ये वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है ये पवंग वाला हिस्सा है, ये दलपुंज के अंदर की तरफ पाया जाता है। सेकंड, पवंग की एक इकाई को पुंकेसर के नाम से जाना जाता है। जैसे ये पुंकेसर, ये पुंकेसर है, ये पुंकेसर है, ये पुंकेसर है, और इन सबको एक साथ मिलाकर पवंग के नाम से जाना जाता है। तो पवंग की जो एक यूनिट है या एक इकाई है उसे पुंकेसर के नाम से जाना जाता है। और पुंकेसर की संरचना के भी दो भाग होते हैं। एक ऊपर वाला भाग जिसमें परागकण पाए जाएंगे उसे पराग कोश के नाम से जाना जाता है। पुंकेसर का वह भाग जिसमें परागकण पाए जाते हैं उसे पराग कोश कहते हैं। और पराग कोश के नीचे एक तंतु के समान संरचना पाई जाती है जिसे तंतु या प्रतंतु कहते हैं, जिसकी सहायता से जो पूरा पुंकेसर है पुष्पासन से जुड़ा हुआ रहता है। तो पुंकेसर की संरचना में दो भाग है, फर्स्ट पराग कोश और सेकंड भाग को तंतु के नाम से जाना जाता है। चौथा भाग पुष्प का जायांग कहलाता है। इसे जायांग या स्त्री केसर भी कहा जाता है। यह पुष्प का मादा जनन अंग, पुमंग है नर जनन अंग, और जायांग जो है पुष्प का मादा जनन अंग होता है। जायांग या स्त्री केसर के नाम से जाना जाता है। ये मादा जनन अंग होता है। इसका निर्माण अंडकों से होता है। जायांग जो है उसका फॉर्मेशन अंडक से होगा। अनेक अंडक आपस में मिलकर जायांग का निर्माण करते हैं। अंडक जो स्ट्रक्चर है वो आपस में मिलेगी और अनेक अंडक आपस में मिलकर जायांग का फॉर्मेशन करेंगे। अब एक अंडक की संरचना के भी तीन भाग होते हैं। इसके फर्स्ट भाग को हम वर्तिकाग्र, सेकंड भाग को वर्तिका और थर्ड भाग को अंडाशय कहते हैं। ये वाली जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रही है एक अंडक या जायांग की स्ट्रक्चर है। ऊपर वाला भाग इसका वर्तिकाग्र कहलाता है। लंबी नलिका के समान जो भाग है उसे वर्तिका कहा जाता है। और वर्तिका नीचे की तरफ जाकर एक फूला हुआ भाग बनाती है, उसे हम अंडाशय कहते हैं। इस अंडाशय के अंदर ही बीजांड उपस्थित होते हैं। जो अंडाशय है इसके अंदर ही बीजांड पाए जाएंगे, इसके अंदर की तरफ बीजांड उपस्थित होंगे। तो वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय तीनों आपस में मिलकर अंडक का निर्माण करते हैं और अंडकों के द्वारा ही जायांग का निर्माण किया जाता है। और इन चारों भागों में से, पुष्प के चारों भागों में से बाह्यदल पुंज और दलपुंज को पुष्प के सहायक चक्र कहते हैं। ये दोनों भाग सहायक चक्र कहलाते हैं क्योंकि ये पुष्प को सहायता प्रदान करते हैं। जनन क्रिया में जो है पुष्प लैंगिक जनन में काम में आ रहा है तो उसमें सहायता प्रदान करने का काम बाह्यदल पुंज और दलपुंज के द्वारा किया जा रहा है। जबकि पुमंग और जायांग जो है उन्हें आवश्यक चक्र या जननशील चक्र कहा जाता है। पुमंग और जायांग इन्हें आवश्यक चक्र या जननशील चक्र कहा जाता है। ये पुष्प की एक स्ट्रक्चर है, एक रूपांतरित प्ररोह है। चार में भाग है, बाह्यदल पुंज, दलपुंज, पुमंग, जायांग। बाह्यदल पुंज और दलपुंज सहायक चक्र कहलाते हैं। पुमंग और जायांग इसके आवश्यक चक्र या जननशील चक्र कहलाते हैं। ऐसा पुष्प जिसमें चारों भाग उपस्थित हो पूर्ण पुष्प कहलाता है। उदाहरण है सरसों और मटर। ऐसा पुष्प जिसमें चारों में से कोई भी भाग अनुपस्थित हो अपूर्ण पुष्प कहलाता है। जैसे इसका उदाहरण है लौकी और पपीता।
तो यहाँ पर हमारा ये फर्स्ट जो चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। फर्स्ट चैप्टर 12th क्लास बायो का यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड चैप्टर के बारे में स्टडी करें।